नमस्कार। आज के इस क्लास में हम बात करेंगे टेम्परेचर स्ट्रेसेस इन कंपोजिट बार्स कि कंपोजिट बार में टेम्परेचर स्ट्रेसेस कैसे आते हैं। मान लेते हैं कि एक कंपोजिट बार है जो दो डिफरेंट मटेरियल से मिलके बनी हुई है और अपने केस में वो मटेरियल है स्टील और कॉपर। तो स्टील और कॉपर से मिलके एक कंपोजिट बार बनी हुई है और इनके थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट स्टील के लिए तो है अल्फा एस और कॉपर के लिए है अल्फा सी। ये थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट फॉर स्टील और ये है थर्मल एक्सपांशन फॉर कॉपर। यहां हम देखते हैं कि कॉपर का जो थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू स्टील के थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट से ज्यादा होती है, इसलिए जब इसका टेम्परेचर चेंज किया जाता है इस कंपोजिट बार का तो कॉपर का एक्सपांशन ज्यादा होता है और स्टील का एक्सपांशन कम होता है, जबकि वो फ्रीली एक्सपांड होने की कंडीशन में हो। हम देखते हैं कि ये जो कंपोजिट बार है इसका टेम्परेचर हम T डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ा देते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि ये जो कंपोजिट बार है वो एक साथ एज ए सिंगल यूनिट एक्सपांड करती है और मान लेते हैं कि उसका जो एक्सपांशन है ये इसका फाइनल एक्सपांशन है, ये इसका फाइनल एक्सपांशन है, फाइनल एक्सपांशन। और इसकी जो लेंथ है वो है L। अब हम ये मान के चलते हैं एक बार के लिए कि कॉपर अगर पूरा फ्रीली एक्सपांड होता तो वो इतना एक्सपांड होता, इस पोजीशन तक एक्सपांड होता। ये जो है ये है डेल्टा सी, ये है एक्सपांशन ऑफ कॉपर ड्यू टू टेम्परेचर राइज। अब चूंकि ये कंपोजिट बार के रूप में काम कर रहा है तो ये फाइनल एक्सपांशन इतना ही होता है इसमें। तो ये जो अमाउंट है ये अमाउंट कंपोजिट बार की वजह से कंप्रेस हुआ है। इसको अपने लेते हैं डेल्टा सी पी, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉपर बार ड्यू टू थर्मल स्ट्रेसेस। और ये है स्टील का फ्री एक्सपांशन। जब स्टील फ्रीली एक्सपांड होने के लिए फ्री है तब ये इसका ये है डेल्टा एस टी कि टेम्परेचर राइज के कारण स्टील इतना एक्सपांड हो सकता है। लेकिन जैसे ये कंपोजिट बार के रूप में वर्क करता है तो इसको एक्सपांड यहां तक होना होता है, ये कॉपर के साथ में यहां तक एक्सपांड होता है। तो इसमें ये जो एडिशनल टेंसाइल एक्सपांशन हुआ है वो हुआ थर्मल स्ट्रेसेस के कारण। तो थर्मल स्ट्रेसेस में इसमें कितना एक्सपांशन किया इसका, ये मान लेते हैं अपने डेल्टा एस पी कि स्टील का टेम्परेचर स्ट्रेसेस के कारण एक्सपांशन। तो यहां हमने जो टर्मिनोलॉजी ली है इसको अपने ये करते हैं एस टी, डेल्टा एस टी एक्सपांशन ऑफ स्टील ड्यू टू टेम्परेचर राइज। और
डेल्टा सी पी है एक्सपांशन ऑफ कॉपर ड्यू टू टेम्परेचर राइज, और डेल्टा एस पी है एक्सपांशन ऑफ स्टील ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेसेस, और डेल्टा सी पी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉपर ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेसेस। तो यहां अपने पास में जो टर्मिनोलॉजी है, डेल्टा एस टी है एक्सपांशन ऑफ स्टील ड्यू टू टेम्परेचर राइज, ये वाली क्वांटिटी, और डेल्टा सी टी है एक्सपांशन ऑफ कॉपर ड्यू टू टेम्परेचर राइज, ये वाली क्वांटिटी, और डेल्टा एस पी है एक्सपांशन ऑफ स्टील ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेसेस, ये क्वांटिटी, और डेल्टा सी पी है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ कॉपर ड्यू टू टेम्परेचर स्ट्रेसेस, ये वाली क्वांटिटी। तो अब हम यहां देखते हैं कि जो कंपोजिट बार होती है, तो उसमें जो जिसका थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट ज्यादा होता है उसमें कंप्रेसिव नेचर के स्ट्रेसेस आते हैं, और जिसका थर्मल एक्सपांशन कोफिशिएंट कम होता है उसमें टेंसाइल स्ट्रेस नेचर के स्ट्रेसेस आते हैं, कि जो ज्यादा एक्सपांड होने की टेंडेंसी रखता है उसका तो कम एक्सपांशन होता है, और जो कम एक्सपांड होने की टेंडेंसी रखता है उसका ज्यादा एक्सपांशन होता है, और फाइनल जो एक्सपांशन होता है वो दोनों का बराबर होता है। तो इस वजह से इसमें जो आएंगे, जो फोर्सेस आएंगे, टेम्परेचर फोर्सेस, वो आएंगे टेंसाइल फोर्सेस इन स्टील इक्वल्स टू कंप्रेसिव फोर्सेस इन कॉपर। तो ये मान लेते हैं अपने पी एस इक्वल्स टू पी सी, और ये होंगे फाइनल टेम्परेचर फोर्सेस के बराबर। ये अपनी इक्वेशन 1 हो गई। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंपेबिलिटी की से देखते हैं कि फाइनल जो एक्सपांशन है वो कितना है। तो फाइनल एक्सपांशन या फाइनल डिफॉर्मेशन, फाइनल एक्सपांशन ऑफ बार कितना है, जितना स्टील का हुआ है वो बराबर जितना कॉपर का हुआ वो, तो डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा सी इक्वल्स टू डेल्टा, ये नंबर 2 इक्वेशन। अब डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस है कि स्टील का टेम्परेचर राइज के कारण एक्सपांशन प्लस थर्मल स्ट्रेसेस के कारण एक्सपांशन, डेल्टा एस पी इक्वल्स टू कॉपर का क्या है, थर्मल टेम्परेचर राइज के कारण एक्सपांशन माइनस टेम्परेचर स्ट्रेसेस के कारण। तो अब यहां पे अपने पास में जो ये इक्वेशन है, जो थर्मल स्ट्रेसेस हैं, टेम्परेचर चेंज के कारण जो है स्ट्रेसेस हैं, ये जो डिफॉर्मेशन है वो एक साइड ले लेंगे, और जो थर्मल फोर्सेस के कारण या टेम्परेचर स्ट्रेसेस के कारण वो एक साइड ले लेंगे। तो डेल्टा एस पी प्लस
डेल्टा सी पी इक्वल्स टू डेल्टा सी टी माइनस डेल्टा एस टी। तो अब अपने पास में इक्वेशन क्या होगी? इक्वेशन होगी कि स्टील का थर्मल स्ट्रेसेस के कारण एक्सपांशन प्लस कॉपर का थर्मल स्ट्रेसेस के कारण कॉन्ट्रैक्शन इक्वल्स टू कॉपर का फ्री थर्मल एक्सपांशन माइनस स्टील का फ्री थर्मल एक्सपांशन। अब इस चीज को अपने यहां आगे देखते हैं। अपने को पता है कि डेल्टा क्या होता है? डेल्टा टी इक्वल्स टू होता है एल अल्फा टी, एल अल्फा टी। तो ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो अपने पास में होगा डेल्टा एस पी प्लस डेल्टा सी पी इक्वल्स टू एल अल्फा सी टी माइनस एल अल्फा एस टी। तो एल टी कॉमन ले लेंगे तो अल्फा सी माइनस अल्फा एस, ये चीज रह जाएगी अपने पास में। अब इक्वेशन जो फर्स्ट थी अपने पास में क्या था कि पी एस इक्वल्स टू पी सी इक्वल्स टू पी थर्मल फोर्सेस, थर्मल फोर्सेस ये था। तो इसके अकॉर्डिंग डेल्टा एस पी क्या हो जाएगा? पी एस एल ए एस ई एस और डेल्टा सी पी क्या हो जाएगा? पी सी एल ए सी ई सी। तो ये दोनों वैल्यू जो है, अब इसको अपन ने ऐसे भी लिख सकते हैं, पी एस और पी सी को रिप्लेस कर दे पी से। तो ये वैल्यू यहां रखेंगे इस इक्वेशन में। ये जो नंबर 3 इक्वेशन है इसमें इक्वेशन 4 से वैल्यू पुट करेंगे तो अपने पास में वैल्यू आएगी पी एस एल ए एस ई एस प्लस पी सी एल ए सी ई सी इक्वल्स टू एल टी अल्फा सी माइनस अल्फा एस। अब अपने पास में इक्वेशन ये है P, तो इसमें ये रखेंगे तो P L अपॉन ए एस ई एस प्लस पी एल ए सी ई सी इक्वल्स टू एल टी अल्फा सी माइनस अल्फा एस। अब यहां से पी एल कॉमन ले लेंगे, अपने पी एल कॉमन ले लेंगे तो अपने पास में इक्वेशन हो जाएगी पी एल 1 अपॉन ए एस
प्लस 1/AC E C इक्वल्स टू L T अल्फा C माइनस अल्फा S। L से L कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फाइनली अपने पास में P इक्वल्स टू क्या रह जाएगा, अपनी जो इक्वेशन है ये आ जाएगी P इंटू 1/AS ES प्लस 1/AC EC इक्वल्स टू T अल्फा C माइनस अल्फा S। तो P की वैल्यू हो जाएगी P इक्वल्स टू T अल्फा C माइनस अल्फा S अपॉन 1/AS ES प्लस 1/AC EC। ये होगी अपनी इक्वेशन 5। इक्वेशन 5 अपने को क्या बता रही है, इक्वेशन 5 से हमें जो थर्मल फोर्सेस आ रहे हैं वो मिल रहे हैं कि कंपोजिट बार में कितने थर्मल फोर्सेस आ रहे हैं जो कॉपर को तो कंप्रेस कर रहे हैं और स्टील को टेंसाइल या एक्सटेंड कर रहे हैं। तो वो थर्मल फोर्सेस की अपने पास में वैल्यू ये आ जाएगी। और इस इक्वेशन में अल्फा सी है कॉपर का थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट, अल्फा एस है स्टील का थर्मल एक्सपांशन कोएफिशिएंट, ए एस है स्टील का क्रॉस सेक्शनल एरिया और ई एस है स्टील का यंग मॉडुलस, ए सी है कॉपर का क्रॉस सेक्शनल एरिया और ई सी है कॉपर का यंग मॉडुलस। तो इस इक्वेशन से हम थर्मल फोर्सेस की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो थर्मल स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगे, थर्मल स्ट्रेसेस इन कॉपर एंड स्टील पी एस इक्वल्स टू पी एस अपॉन ए एस और पी सी इक्वल्स टू पी सी अपॉन ए सी। यहां P की वैल्यू अपने को मिल गई और P इक्वल्स टू है पी एस इक्वल्स टू पी सी, यानी कि जितना स्टील पे टेंसाइल फोर्स है उतना ही कॉपर पे कंप्रेसिव फोर्स है। तो ये वैल्यू अपने रख के इक्वेशन 5 और 6 में जो कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती हैं उनको रखकर हम अपने कंपोजिट बार में कितने थर्मल स्ट्रेसेस आएंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं और इन इक्वेशन की सहायता से हम उसमें कितनी स्ट्रेन आएगी वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगला जो क्लास होगी उसमें हम इसके न्यूमेरिकल के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।